नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटी का, विधानसभा और विधान परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और विधान जो परिषद है इसके मेंबर को क्या बोलते हैं और विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं, ये अपन डिस्कस कर लिया था। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है आपसे कि जो विधान परिषद है इसकी न्यूनतम सीट जो है ये कितनी होनी चाहिए, यानी किसी भी स्टेट के अंदर अगर विधान परिषद बनी हुई है तो वहां पर मिनिमम सीट्स कितनी हो सकती है, ये बात इसने पूछी है। तो शायद अपन डिस्कस किया होगा कि एक तो देखो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो होती है ना, और अभी आपको पता ही होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर है या हरियाणा है, यहाँ पर विधानसभा के क्या होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये अपन डिस्कस कर लिया था और मैं आपको ये बता चुका था कि विधान परिषद की या विधानसभा की न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर तो अपन ने ये देख लिया था कि न्यूनतम जो सीट है ये टोटल कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। और यहाँ पर अगर ये हमसे पूछे कि अधिकतम सीट कितनी हो सकती है विधानसभा की, तो वो 500 हो सकती थी। अब इसने पूछा है कि विधान परिषद जो है ना, इसकी न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है, मिनिमम सीट्स कितनी हो सकती है। तो वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है 40 जो है ये मिनिमम सीट रहती है किसकी, विधान परिषद की। और एक बात और, विधान परिषद जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के कितने स्टेट के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों के अंदर आती है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको करवा चुका था। पहले एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधान परिषद थी लेकिन अभी वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या है, अब यूटी है। तो वो पहले स्टेट था तब विधान परिषद थी, अब यूटी है तो ओनली और वहां पर क्या है, विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव भी अब 10 वर्ष के बाद होने जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट मंथ में क्या होंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। ठीक है, तो 6 स्टेट के अंदर आती है। तो मिनिमम सीट कितनी हो सकती है, 40। अगर आपसे पूछ ले विधान परिषद की अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद की जो अधिकतम सीट है ये कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछे, तो हमने क्या काम करना है कि उस राज्य की, उस स्टेट की या उस राज्य की जो विधानसभा की सीट है, उस राज्य की जो विधानसभा की सीट है ना, विधानसभा की सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि विधानसभा की मिनिमम सीट कितनी है, तो 60 है, और मैक्सिमम कितनी है, 500 है। लेकिन ये तो थी विधानसभा की, और विधान परिषद की अधिकतम सीट पूछे तो हमारा ये वाला आंसर रहेगा, और मिनिमम पूछे तो कितनी आ जाएगी, 40 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इसने पूछा है निम्न में से कौन सा सदन है या कौन सा ऐसा हाउस है जिसे भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसने पूछा है कि उस सदन का या उस हाउस का नाम बताइए जिसे भंग नहीं कर सकते लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे समाप्त कर सकते हैं। भंग करने का मतलब होता है जैसे लोकसभा है तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जैसे विधानसभा है किसी भी स्टेट के अंदर तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। लेकिन क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। वैसे ही विधान परिषद को भी भंग नहीं कर सकते। तो मेरे को एक बात बताइए, लोकसभा को भंग तो कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग तो कर सकते हैं लेकिन इसे समाप्त नहीं कर सकते, लोकसभा को समाप्त नहीं कर सकते। ये हो जाएगा। ऐसे ही जो राज्यसभा है ना, इसे ना तो भंग कर सकते हैं, ये ना तो भंग होती है और ना ही क्या होती है, ये समाप्त होती है। ठीक है ना, ऐसे। और ऐसे जो विधानसभा है
इसे भंग तो कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं कर सकते, इसको समाप्त नहीं कर सकते, याद रखना। और विधान परिषद को भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे समाप्त कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पूछा क्या गया है कि कौन सा हाउस है या कौन सा सदन है जिसे हम भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, विधान परिषद को कहा जाएगा। और विधान परिषद के मेंबर को क्या बोलते हैं, तो एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, हो जाएगा। तो ये बात आपको पता हो कि इसे भंग तो कर सकते हैं लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकते, किसको, लोकसभा को। ऐसे ही राज्यसभा को ना तो भंग कर सकते और ना ही समाप्त कर सकते। विधानसभा को भंग तो कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, इसको भंग नहीं कर सकते लेकिन पूछा है कि समाप्त कर सकते हैं, तो इसको समाप्त आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, ये बात हो रही है सीएम की। और सीएम की जो पोस्ट है ना, सीएम की जो पोस्ट है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आपको ये बात भी यहाँ पर पता होना चाहिए, आर्टिकल 163 163 में क्या है, मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। अब पता है क्या होता है, हमें जानना है कि मुख्यमंत्री बनता कैसे है। तो पहले तो एक बात ये सुनो, मैंने आपको बताया होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है, ये बात कई बार पूछ लेता है। तो मिनिमम एज होती है 25 ईयर, 25 वर्ष होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, ये बनता कैसे है, तो ये विधानसभा के चुनाव से बनता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव से बनता है। तो अब एक चीज देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी मिनिमम एज अपन ने कितनी पढ़ी थी, विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो भी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष थी। और आपको इतना पता हो, जब जब किसी भी स्टेट में विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, तो वही डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनी है और उस सरकार से चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बना है। तो आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। अभी आपको पता होगा वर्तमान में एक तो स्टेट है जम्मू कश्मीर, स्टेट नहीं यूटी है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और एक स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर भी क्या होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आप एग्जांपल लें कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो आप ये बात डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपको पता हो कि हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी है, हरियाणा की जो विधानसभा है, तो हरियाणा की जो विधानसभा है ना, इसकी टोटल सीट जो है ये प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो वो है 90 सीट है। और रूल या नियम क्या कहता है, जिस पार्टी के पास में 90 में से आधा और आधे से एक ज्यादा यानी 46, जिस पार्टी के पास में 46 सीट आ जाती है ना, उस पार्टी की क्या बन जाती है, उसकी सरकार बन जाती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे अब हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है, 90 सीटें हैं। तो रूल क्या है कि 90 में से 45 और 1 प्लस 46 सीट जिस पार्टी के पास में आएगी उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, अब सरकार बनने का मतलब ये तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पर डायरेक्ट। अब मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, तो मुख्यमंत्री जिस पार्टी की सरकार बनी है ना, वो पार्टी ही अपने में से एक नाम निकालेगी, अपने में से ही एक नाम दे देगी कि ये व्यक्ति हमारी पार्टी की तरफ से क्या है, ये चीफ मिनिस्टर का दावेदार है, ये मुख्यमंत्री के पद का दावेदार है। जैसे अपन डिस्कस किया था लोकसभा के चुनाव में कि लोकसभा का इलेक्शन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। तो लोकसभा का इलेक्शन मतलब 543 सीट्स है, 543 सीटें हैं लोकसभा की। और 543 में से जिस पार्टी के पास 272 सीट आ जाएगी, तो उस पार्टी की क्या बन जाएगी,
सरकार बन जाएगी। अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो लोकसभा है ना, इसकी सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 543। और रूल क्या है कि जिस पार्टी के पास 272 सीट आ जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। और इसी सरकार से फिर क्या बनता है, इसी सरकार से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या प्रधानमंत्री का वहां पर चुनाव होता है क्या? तो चुनाव तो नहीं होता। ये नाम कौन देती है? ये पार्टी देगी जिस पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे ही क्या मुख्यमंत्री के पद का चुनाव होता है क्या? तो चुनाव तो नहीं होता। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है, लेकिन वो सबसे पहले क्या, वो एमएलए के रूप में चुनाव लड़ता है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। तो ना तो प्रधानमंत्री की पोस्ट का इलेक्शन होता, ना ही मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बने कैसे? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी, जिसकी सरकार बन जाएगी, वो सरकार ही डिसाइड करती है, वो पार्टी ही डिसाइड करेगी अपनी पार्टी में से कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो फिर वो एक नाम निकलेगा और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की फिर क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। तो यही बात पूछा है कि नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, यानी गवर्नर के द्वारा होती है नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर तो है 163, 163 के अंदर है। और मुख्यमंत्री की क्या होती है? मुख्यमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, ना कि इलेक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलवाता है? तो शपथ भी उस व्यक्ति को राज्यपाल ही दिलवाता है। मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ कौन दिलवाता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है। हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो देखिए कार्यकाल का मतलब ये है कि जब तक विधानसभा चलेगी तब तक क्या है, मुख्यमंत्री है। अब अपन ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर क्या होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे ना पीछे, वो 2014 में चुनाव हुए थे, 2014 में चुनाव हुए, लेकिन 2019 में यहां पर चुनाव नहीं हुए। 2019 में जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हुए ही नहीं, चुनाव हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर क्या बन गया था, यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी इलेक्शन है। अभी आने वाले 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और जो 8 अक्टूबर है उस दिन क्या है, काउंटिंग है। तो हमें ये पता लगेगा कि हरियाणा में सरकार किसकी बनी है और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनी है और यहाँ से मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये था मुख्यमंत्री का क्वेश्चन। और मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त करता कौन है, राज्यपाल। हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि भारत के किस राज्य में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसका गठन हुआ था। देखो, आज के समय में जो गांवों के अंदर ग्राम पंचायत चल रही है और आज के टाइम में जो शहरों में जो नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, ये बात इनकी कर रहा है। यहाँ पर आपको इतना तो पता होगा कि अभी चाहे स्टेट कोई भी हो, कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट के अंदर क्या होता है, उस स्टेट के अंदर जो इलेक्शन है ना, ये कौन करवाता है, किसके? तो ग्राम पंचायतों के चुनाव। तो पहली बात तो ये है, ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसका मतलब समझो कि त्रिस्तरीय का होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं ठीक से। 1957 1957 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनी। कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनती है। ठीक है, अब ये बलवंत राय मेहता समिति ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये इसी व्यक्ति की अध्यक्षता में बनी थी, तो इसके नाम पर क्या नाम रख दिया, बलवंत राय मेहता समिति रख दिया। ये कमेटी बनी कब थी, 1957 के अंदर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1959 के अंदर पेश की थी। ठीक है, और इसने पता है क्या कहा, इसने कहा कि भारत के हर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होना चाहिए। तो अब ये त्रिस्तरीय का मतलब क्या था, इसने क्या कहा, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है ना, ये लागू होना चाहिए। देखो, इसका मतलब ये था कि गांव के लेवल पर तो क्या होनी चाहिए,
एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, एक तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, एक इसने कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए जिसे अपन ब्लॉक समिति बोलते हैं। तो एक इसने कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए, और एक इसने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला परिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। तो ये तीन चीजें यहाँ पर थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब क्या हुआ कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, और 2 या 3 गांवों को मिलाकर के पंचायत समिति, और जिला स्तर के क्या हो गया? जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज किसने कहा? इस कमेटी ने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे ना, कब? 1959 के अंदर, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने एक ट्रायल किया, उन्होंने एक प्रयास किया। कौन से स्टेट थे? तो इन्होंने सबसे पहले है ना 2 अक्टूबर का दिन डिसाइड किया, और 2 अक्टूबर 1959 का दिन चुना। ऐसा क्यों चुना? क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर का मतलब महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे पंचायतों के, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि गांव तक भी क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत। और महात्मा गांधी का कहना था कि लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण है ये कहाँ तक होना चाहिए? ये गांव तक होना चाहिए। इसीलिए तो महात्मा गांधी के जन्म डेट 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और इसी नागौर डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले प्रयास किया गया था, शुरुआत की गई थी किसके? पंचायती राज की। तो ये बात आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगर अपन कहें तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी क्या शुरू हो गया था? इन पंचायती राज को शुरू कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर भी क्या कर दिया गया था? ये पंचायतें शुरू कर दी गई थी। फिर धीरे धीरे करके भारत में जितने भी स्टेट थे ना, सभी के अंदर क्या लागू कर दिया गया? पंचायतों को शुरू कर दिया गया। ग्राम पंचायतों के चुनाव होने शुरू हो गए। लेकिन पता है क्या हुआ? इन पंचायतों का जिक्र जो है ना, ये हमारे संविधान के अंदर किसी भी शेड्यूल के अंदर नहीं था, ना तो कोई अनुसूची के अंदर वर्णन था, और ना ही संविधान के किसी आर्टिकल में वर्णन था। तो अब एक और कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति बनती है, LM सिंघवी समिति। और ये समिति कब बनी? तो ये बनती है 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। इस कमेटी ने कहा कि सबसे पहले ये जो पंचायतों वाला सिस्टम है ना, इसे आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, इसे आप भारत के संविधान में ऐड करवाइए, किसी न किसी आर्टिकल में या किसी न किसी शेड्यूल के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कब। तो एक तो हुआ था 73वां अमेंडमेंट, और 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992, और एक हुआ था 74th यानी 74वां अमेंडमेंट। ये भी कब हुआ? तो 1992, 1992 के अंदर। तो इसके तहत तो हमारे संविधान के अंदर कौन सी अनुसूची को? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, और इसके तहत जो 12वीं अनुसूची है ना, उनको ऐड कर दिया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में या कौन सी अनुसूची में पंचायतों को शुरू किया गया था। तो 11वीं अनुसूची के अंदर तो ग्राम पंचायतों को, और 12वीं अनुसूची के अंदर जो शहरी निकाय होते हैं, शहरों में जो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होते हैं ना, उनको ऐड किया गया था। ठीक है। और फिर अगर मैं कहूं कि ठीक से एक डेट फिक्स हुई, कौन सी? वो थी 24 अप्रैल की, और 24 अप्रैल 1993 ये वो दिन था जिस दिन पंचायतों को भारत में लागू कर दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं भारत के अंदर? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने क्या बताना है? अगर इंडिया का नाम लेके पूछे ना भारत के अंदर, तो आप बताओगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में ये ऑर्डर जारी किया गया कि जो भी स्टेट बने हुए हैं वो सभी सरकारें अपने अपने स्टेट के अंदर जो अपना अपना क्या है इलेक्शन कमीशन है उसको बना सकती है। तो फिर यहाँ पे जितने भी स्टेट थे
उन्होंने अलग अलग टाइम पे लागू किया था। ठीक है, तो पूछा क्या गया था, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायतों को लागू किया गया? तो आपने बताना है ऑप्शन नंबर डी, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट हो गया है, डी दे रखा है राजस्थान। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा पहला। कौन सा ऑप्शन रहेगा? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था। और पूछ ले कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। बता दोगे? और फिर पंचायतों को क्या दिया गया? संविधान के अंदर ऐड करवाया गया। कई बार ये पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में इनको लागू किया गया था। तो यहाँ पर है ना, दोनों का एक ही आर्टिकल रहता है। आर्टिकल है 243, 243 नंबर जो आर्टिकल है ना, वो दोनों को ऐड कर दिया गया था, 11वें शेड्यूल को और 12वें शेड्यूल को। हो जाएगा। चलिए फिर इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। कौन सा है? राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप देख लेते हैं। इसने पूछा है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ना, ये पहले कहां पर किया गया था? अब देखो, एक तो मैं कहूं कि जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये कहां पर है? ये दिल्ली के अंदर है। लेकिन जब ब्रिटिश भारत की बात की जाए, जिसमें अंग्रेज हुकूमत थी, जिसमें अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, अब पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक राज किया था। तो उस टाइम पे अगर आपसे पूछ ले कि टोटल या पहले सबसे पहले कहां पर बना था, पूछ भी क्या रहा है? ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। तो देखिए 1773 के अंदर आपको ये पढ़ रखा होगा कि एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और इसी एक्ट के चलते 1774 में सबसे पहले अगर आप डिस्कस करना चाहें तो 1774 में कलकत्ता में क्या बना दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए, किसी टाइम में जो कलकत्ता है ना, ये भारत की क्या हुआ करती थी? ये भारत की कैपिटल हुआ करती थी, ये भारत की राजधानी हुआ करती थी। आज हम पढ़ते हैं कि भारत की राजधानी कौन सी है? वो दिल्ली है। लेकिन दिल्ली जो है ना, ये भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली तो बनती है ये 1 जनवरी 1912 के अंदर बनती है। 1 जनवरी 1912 से इंडिया की कैपिटल कौन सी चल रही है? वो दिल्ली चल रही है। उससे पहले क्या थी? कलकत्ता थी, कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में सबसे पहले क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसके बाद देखिए बंबई के अंदर बन गया, फिर मद्रास के अंदर भी बना दिया गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि देश में क्या बन गए थे? 3 जगह सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए थे। ये कब की बात है? ये जब अंग्रेज भारत के अंदर थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल जो है ना 4 न्यायाधीशों की संख्या रखी गई थी। ये कई बार पूछ लेता है कि कुल कितने न्यायाधीश थे, तो उसमें रखे गए थे 4। और 4 में से एक आपसे पूछेगा कि मुख्य व्यक्ति कौन था या चीफ जस्टिस कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये बात अगर आपसे पूछ ले तो आपने बताना है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ये क्या थे? ये उसमें चीफ जस्टिस थे, ये उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मैं बात कब की कर रहा हूँ? बात 1774 की बात हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बंबई के अंदर, फिर मद्रास के अंदर भी क्या बना दिया गया? सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ रखी हो तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक और एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं 1858 का एक्ट। उसके माध्यम से बदलाव किए गए। और फिर एक आपने पढ़ा होगा 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम। फिर क्या हुआ था? 1861 का हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था। और इसी एक्ट के चलते जहां जहां पर सुप्रीम कोर्ट थे ना, वहां वहां पर सबसे पहले 1862 के अंदर क्या बना दिए गए थे? हाई कोर्ट बना दिए गए थे। हाई कोर्ट बना दिए गए थे। जैसे कलकत्ता के अंदर भी था, बंबई के अंदर भी था और मद्रास के अंदर भी था। और भारत के अंदर जितने प्रांत थे ना, सभी के अंदर क्या बन गए थे? हाई कोर्ट बन गए थे। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है ना, वो भी कहां पर बना था? तो कलकत्ता के अंदर बना था, कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। तो हाई कोर्ट इंडिया में बनने कब शुरू हुए? वो तो 1862 में शुरू हुए। लेकिन सबसे पहले क्या बने? सुप्रीम कोर्ट बने थे, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कहां पर बना था?
ये कलकत्ता के अंदर बना था। अब ये जो हाई कोर्ट है ये बन रहे थे, फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित हुआ 1935 1935 से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट। भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट किसे बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से 1937 के अंदर दिल्ली में क्या बना दिया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, एक संघीय न्यायालय बनाया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, एक संघीय न्यायालय बना दिया गया। और यही जो संघीय न्यायालय था ना, ये कब तक, तो ये 1950 तक चलता रहा था, और 1950 में इसे क्या बना दिया गया, इसे वापिस सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया। तो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है ना, वो पहले किस नाम से था, वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय था वो। और संघीय न्यायालय कब बना, 1937 के अंदर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर बना, ये पूछे तो आपा ने बताना है सबसे पहले कलकत्ता के अंदर बना था। और कब, 1774 1774 के अंदर ही ये बनाया गया था। ठीक है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इसने इसमें बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या अर्हताएं होती है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या बनना है, अगर आपको जजेस बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो ये पूछ रहा है कि उनके पास में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एबिलिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी वो क्या हो, वो इंडिया का सिटीजन हो। जाहिर सी बात है कि जो इंडिया का सिटीजन होगा वही तो क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालय, यानी किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक क्या रहा हो, वो न्यायाधीश रहा हो। अब इंडिया के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में से वह किसी भी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। सेकंड, या फिर क्या हो, उसने 10 वर्ष तक क्या कर रखी हो, वकालत कर रखी हो। वह किसी ने हाई कोर्ट के अंदर क्या रहा हो, वकील रहा हो कम से कम 10 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सारे आ जाएंगे कि ये सभी आते हैं। और एक बात और याद रखना, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम एज होती है क्या, यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो पता है कितनी होती है, तो मिनिमम एज जो है इसका कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति की उम्र 25 हो गई है, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि लोकसभा का मेंबर बनना है या प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो आपकी मिनिमम एज कितनी हो, 25 हो। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, तो आपकी मिनिमम एज कितनी हो, 35। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है क्या, तो यहाँ पर मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो नहीं होता, इनकी मैक्सिमम एज होती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजेस होता है, इसकी मैक्सिमम एज का मतलब ये 65 ईयर तक ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह सकता है, याद रखना। तो ये चीजें हो जाएगी, तो ये सारे इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, देखिए ये कब की बात कर रहा है, ये जब की बात कर रहा है जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो सबसे पहले देखिए 28 जनवरी 1950, ये वो दिन है जिस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, सर्वोच्च न्यायालय बना था। कहां पर बना था, तो ये दिल्ली के अंदर तो चल ही रहा था, बस नाम क्या था, फेडरल कोर्ट था, तो दिल्ली के अंदर इसको बना दिया गया। इस समय टोटल जो है ना न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई थी, ये बात पूछ रहे हैं। तो कुल जो न्यायाधीश है ना इसमें कितने थे, तो ये भी पता कर लेना है। कुल जो न्यायाधीश थे इनकी संख्या यहाँ पर थी 8। टोटल कितने थे, 8 थे। इसमें से एक तो था मुख्य व्यक्ति, यानी एक तो था चीफ जस्टिस, और 7 क्या थे, 7 थे अन्य सदस्य या अन्य न्यायाधीश। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति थे ना ये वाले, इनकी बात ये कर रहा है कि कौन थे यहाँ पर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा हमारा, एच जे कानिया,
हीरालाल जयकुंदास कानिया जो है ना, ये 1950 में क्या थे, ये 1950 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और बात कब की है, जब सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो इनकी संख्या थी यहाँ पर 8। ठीक है ना। अब जैसे के सुब्बाराव है, एलिजा इम्पे है, तो ये मैंने करवाया ना आपको, ये तो थे 1774 में, 1774 के अंदर। मोरिस गुएर जो है ना, ये 1937 में थे। किसके, तो जो संघीय न्यायालय चल रहा था, जो संघीय न्यायालय चल रहा था, उसी संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे सर मोरिस गुएर। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश व्यक्ति कौन थे, आप क्या बताओगे, एच जे कानिया, हीरालाल जयकुंदास कानिया, ये इनका पूरा नाम रहेगा। और खुद कितने थे, 8। आपने बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बाकी आप क्या काम करेंगे, हमारी जो अगली क्लास होगी ना, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कुल कितने न्यायाधीश अभी वर्तमान में बैठते हैं, अभी मुख्य व्यक्ति कौन है, और इनके पास में क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ये मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करूंगा, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।